Good morning, students. Am I audible? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, Good morning, sir. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Yes, sir. Good morning, sir. So today we are going to discuss the third unit of our syllabus, that is psychology in education. And the topic for today is school as a agent of socialization. We are aware what is socialization. Each and every person born as a socialized, and society makes him socialized. And the process of socialization is not appropriate. He may become antisocial. Social, asocial, and antisocial. So how a person or a child become from asocial to social, that is the process of socialization. So here we are going to discuss what is the role of school in the process of socialization and the theories regarding socialization in terms of psychology. First thing, let's see what is the socialization. Socialization is the term used to describe the process by which people learn their culture. कैसे हम अपने संस्कृति को सीखते हैं, यही प्रक्रिया सामाजिकरण की है। और सामाजिकरण छोटी सोसाइटी हो, बड़ी सोसाइटी हो, सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स हो, प्री इंडस्ट्रियल या पोस्ट इंडस्ट्रियल, इसमें आप देखेंगे सामाजिकरण हमेशा हर जगह हुआ है। बिना सामाजिकरण के हम अपने कल्चर को नहीं सीख सकते, और कल्चर के बिना समाज नहीं, सोसाइटी नहीं हो सकती है। इसलिए सामाजिकरण कह सकते हैं कि सोसाइटी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में हम सोशल सेल्फ का निर्माण करते हैं, अपने कल्चर को सीखते हैं, ठीक है। कल्चर के अनुसार जो उसके रूल है, उसके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो मान्यताएं हैं, उन सबको सीखते हैं। तो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग योर ओन कल्चर, ठीक है। हम अगर सामाजिकरण के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जैसा कि अभी हमने बताया, सामाजिकरण के बिना समाज नहीं हो सकता है। सामाजिकरण को अध्ययन करने के लिए तमाम जो है रिसर्चेज हुई, बहुत तरह के जो है एस्पेक्ट भी डेवलप किए गए हैं, और ज़्यादातर जो है इन्फेंसी और चाइल्डहुड और एडोलसेंट को लेकर जो है कहा गया कि ये सामाजिकरण के लिए क्रिटिकल एज है। लेकिन कुछ ऐसी भी थ्योरीज हैं या कुछ ऐसे भी रिसर्चर हैं जो कि थ्रू आउट द लाइफ कोर्स को सामाजिकरण के लिए इम्पोर्टेंट मानते हैं। अगर हम सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन को देखें तो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इज द कोर ऑफ द सोशलाइजेशन। और इसमें जो है अगर देखते हैं कि इस एक्सप्लेनेशन को देखें जो सोशलाइजेशन के सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, तो इसके अनुसार हम कैसे हैं, हम स्व का निर्माण कैसे करते हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, सेल्फ इमेज कैसे डेवलप होता है, इन सब चीजों को सामाजिक जो दृष्टिकोण है उसको देखता है। और खास तौर से ये जो सोशोलॉजिकल व्यू पॉइंट है वो इस बात पर फोकस करता है कि जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम उस इंटरेक्शन से बहुत कुछ चीजें सीखते हैं कि वो हमसे क्या चाहता है, किस प्रकार के एक्सपेक्टेशन है, और हमें किस रूप में परसीव करता है। इस विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं वो उसमें ये फूले और मीट के नाम आते हैं। ये सोशियोलॉजिस्ट हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें जो देखना है वो सोशल साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। इसमें पर्सनालिटी, कॉग्निटिव और मोरल डेवलपमेंट की चर्चा है। और इस विचारधारा में सबसे पहला जो नाम आता है सिगमंड फ्रायड का, और उनकी जो अनकॉन्शियस पर्सनालिटी। मैंने आपको पर्सनालिटी
जो पढ़ाया था पिछले सेमेस्टर में, उसमें भी फ्राइड के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो जैसा भी अभी मैंने बताया कि जो कूले और मीड ये जो है सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, जबकि फ्राइड कहते हैं कि जो हमारा अनकॉन्शियस होता है, अचेतन होता है, जो बायोलॉजिकल फोर्सेस होती हैं वो हमारी पर्सनालिटी को शेप करती है, वो हमारे पर्सनालिटी को आकार देती है। फ्रायड का जो मानना था कि हमारी पर्सनालिटी के तीन मुख्य पार्ट हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड जो होता है वो सेल्फिश पार्ट है पर्सनालिटी का, जो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट के द्वारा गवर्न होता है, जैसे भूख प्यास लगना और उसको उसकी प्राप्ति करना। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है ईड की, कि वो जो है डिमांड की इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, यानी कि कोई चीज हुई तो उसको आप दे दीजिए। जैसे बच्चे को भूख लगती है, अगर आप उसको समय पर नहीं खाना देते, दूध नहीं देते, पानी, तो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। ठीक है, जब यही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ये समझ पाता है कि उसकी सारी इच्छाएं, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है, और इसके आधार पर पर्सनालिटी का रेशनल पार्ट डेवलप होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ईगो। ईगो वर्क विद द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। और जैसे जैसे हम और ओल्डर होते जाते हैं, जब बच्चे और बड़े होते हैं, तो हम समाज के नॉर्म्स को, मानक को, मूल्यों को इंटरनलाइज करना सीखते हैं, और इसके आधार पर हमारा जो है पर्सनालिटी का तीसरा एस्पेक्ट डेवलप होता है, जिसको कहते हैं सुपर ईगो। ठीक है, और ये जो है एक तरह से सोसाइटी कॉन्शियस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति में ये मोरालिटी नहीं डेवलप होती है, सुपर ईगो नहीं डेवलप हो पाता है, तो वो ऐसा व्यक्ति समाज के लिए सबसे खतरा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, वो जिस तरह के व्यवहार में, यानी कि इड से रिलेटेड, इड ड्राइवन व्यवहार में कमिटेड होता है, इन्वॉल्व होता है, वो होता है एंटी सोशल बिहेवियर। तो दिस इज द व्यू पॉइंट ऑफ फ्रायड। अब मैं दूसरी जो अवधारणा है वो पियाजे और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, जहाँ ये जो अभी मैं बातें कर रहा हूँ, इसको आपको फोर्थ सेमेस्टर में जब जाएंगे तो आपको डेवलपमेंट का साइकोलॉजी के पेपर में, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पे आपको डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, हमारा एस्पेक्ट केवल यही है कि आप इनको जाने कि ये कौन कौन से सिद्धांत हैं जो इससे जुड़े हैं हमारे डेवलपमेंट से, खासतौर से बच्चों के जो सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो पियाजे का जो मानना था, पियाजे एक तरह से स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, जीन पियाजे, और इनका जो फोकस था रिसर्च का वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का था। ठीक है, बच्चे सेल्फ और पर्सनालिटी तो उनकी एक्वायर होती है, डेवलप होती है, लेकिन साथ ही साथ वो इस बात को भी सीखते हैं कि हाउ टू थिंक एंड रीजन, कैसे सोचे और चिंतन करें। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसी को पियाजे ने नाम दिया, चिंतन को और तर्क को। ठीक है, इनका मानना था कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो चार अवस्थाओं से होकर गुजरता है, और उसके लिए जो है ब्रेन का प्रॉपर मैच्योरेशन और सामाजिकरण आवश्यक है। ठीक है, पहली अवस्था जो है उसको सेंसरी मोटर अवस्था कहा जाता है। इसमें वास्तव में कोई बच्चा सोचता नहीं है, रीजन नहीं करता है, बल्कि वो अपने जो है लर्निंग, हियरिंग से, विजन से और अदर सेंसेस से वर्ल्ड को डिस्कवर करता है। इसलिए आप बच्चों को देखेंगे तो वो इधर उधर ज्यादा देखते हैं, कोई आवाज आती है तो बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करते हैं। ये बहुत छोटे बच्चों की कहानी है, मतलब 2 साल के आसपास। सेकेंड स्टेज है, उसको हम लोग कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 साल की होती है। इसमें बच्चे सिंबल लर्न करना सीखते हैं, वर्ड लर्न करना सीखते हैं, ऑब्जेक्ट और सिंपल आइडियाज उनके अंदर आते हैं। तीसरी अवस्था को पियाजे कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से लेके 11-12 साल तक होती है। ठीक है, और इस अवस्था में बच्चे जो है कॉज इफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानना सीखना शुरू करते हैं, लेकिन अभी भी वो उसके अंडरलाइन प्रिंसिपल्स को नहीं समझ पाते हैं, जस्टिस को और फेयरनेस के प्रिंसिपल्स को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, ये ऐसा होता है, पर क्यों होता है ये नहीं पता होता है। ठीक है, मतलब जो जस्टिस और फेयरनेस और ये सब सारी चीजें नहीं वो कर पाते हैं, लेकिन लॉजिक थोड़ा बहुत सीखते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है चौथी अवस्था, जिसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 साल की अवस्था से प्रारंभ होती है, और इसमें व्यक्ति अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करना सीखता है। वो जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी समस्या को समाधान के लिए, उनको वो जो है सीखता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तरह से
कहते हैं कि जो है अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जिसमें आप जिन चीजों को, जो चीजें आपके पास है नहीं है, उसको भी आप सीखते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग नहीं हो पाती है। जो चीजें उनके सामने हैं या जिसको वो कर पाते हैं, उसी को वो समझ पाते हैं। ठीक है। तो जो रिसर्चेज है वो पियाजे के जो वर्क है उसको सपोर्ट करती है। और वैज्ञानिकों ने पाया कि जो ब्रेन की एक्टिविटीज हैं वो अर्ली ईयर्स में जो है वो ज्यादा तेजी से डेवलप होती है। इसलिए आप आजकल टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि 5 साल तक ब्रेन का विकास जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए आप डीएचए चाहिए, जो केवल बोर्न बीटा में पाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ाया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो जिन बच्चों को का सोशल इन्वायरमेंट रिच होता है, ठीक है, स्टिमुलेटिंग होता है, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर होता है उनकी तुलना में जिनका जो है इन्वायरमेंट उतना रिच नहीं होता है। तो जिन बच्चों के पेरेंट्स या केवल गिवर उनके साथ लगा हमेशा बात करते हैं, गाना गाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो उनका कॉग्निटिव और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट दूसरे बच्चों की तुलना में ज्यादा बेहतर पाया गया। ठीक है। तीसरा जो सिद्धांत है वो कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट है। कोलबर्ग ने जो है बताया कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है लर्निंग की प्रोसेस में, रीजनिंग के प्रोसेस में, वो है एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग। ठीक है, एंड उसके अनुसार उसको जो है मोरली करेक्ट व्यवहार करना। तो लॉरेंस कोलबर्ग जो इस मोरल डेवलपमेंट के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, उनका मानना था कि ये जो एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग है, ये कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहली अवस्था है प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, इसमें व्यक्ति सही गलत की जो पहचान है उससे मिलने वाले पनिशमेंट और पुरस्कार से निर्धारित करता है बच्चा। किसी काम के लिए अगर आप उसको पुरस्कृत करते हैं तो उसको लगता है कि वो व्यवहार सही है, और आप पनिश करते हैं तो उसको लगता है कि उसका व्यवहार गलत है। अगर आप गलत व्यवहार के लिए उसको पुरस्कृत करेंगे तो वो गलत ही सीखेगा। ठीक है, तो दूसरी अवस्था क्या होती है, उसको कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, ये एडोलसेंट की प्रारंभिक अवस्था होती है, और इसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स और सोसाइटी के जो है रूल्स को फॉलो करना सीखते हैं। वो केवल सही गलत का इस बात आधार पर निर्णय नहीं करते हैं कि उससे पनिशमेंट मिल रहा है। ठीक है, बल्कि मोरली उनको लगता है कि ये सही है और लोग फॉलो करते हैं, समाज में चीजें बनी है, इसलिए इसको जो है करना चाहिए। तीसरी जो अवस्था होती है उसको कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये एडोलसेंट के जो है लेट वाली जो अवस्था होती है, यानी कि 15 साल के बाद से लेकर शुरू होती है, और अर्ली एडल्टहुड, ठीक है, की अवस्था, यानी कि 15 से 25 साल के आसपास आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति जो मोरल स्टैंडर्ड है उसको जो है रियलाइज करना शुरू करता है, उसको सुपरस्यूट करना शुरू करता है, और ये देखता है कि समाज में जो पावरफुल लोग हैं वो इन नियम कानून के अगेंस्ट जाकर भी काम करते हैं तो उनको कोई कुछ नहीं करता है, और वही चीज फिर वो जो है एक तरह से रिवॉल्ट करना सीखता है। लेकिन ये अवस्था जो है इस हिसाब से बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। पोस्ट कन्वेंशनल एक तरह से वो डिसोबे को भी फॉलो करने के लिए जो है उसको प्रमोट करती है। ठीक है, तो अगर इस तरह की अवस्था है तो वो बच्चे के दिमाग में भी यही आता है। जैसे आप बच्चों से इस अवस्था में पूछते हैं तो कि क्या बनना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, तो पैसा कमाना है। क्यों? पैसा कमाएंगे तो हमारे पास जो है समाज को चलाने की क्षमता हो जाएगी, हम कुछ भी करेंगे तो सब वैलिड है। तो इस तरह की सोच इसमें डेवलप होती है। तो अगर जो है खासतौर से सबसे महत्वपूर्ण कन्वेंशनल स्टेज है, और कोलबर्ग मानते हैं कि कन्वेंशनल स्टेज में अगर व्यक्ति पहुंचने से पहले फेल हो जाता है तो वो ऐसे लोग समाज के लिए खतरा होते हैं। इसमें एंटी सोशल बिहेवियर जो है ज्यादा डेवलप होता है। अब जो चौथा सिद्धांत है इससे रिलेटेड वो है एरिक्सन का आइडेंटिटी डेवलपमेंट। ये सारे सिद्धांत आप 4th सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। एरिक्सन का मानना है कि जो सोशलाइजेशन चाइल्डहुड और एडोलसेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अन्य लोगों ने माना, लेकिन एरिक्सन ऐसे एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका मानना था कि सामाजिकरण की प्रक्रिया थ्रू आउट द लाइफ होती है, पूरे जीवन पर्यंत चलती है,
और एरिक्सन ने जो है थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी डेवलपमेंट एक इसका सिद्धांत दिया, और जिसपे उन्होंने बताया कि जो है ये सामाजिककरण की प्रक्रिया है, आइडेंटिटी डेवलपमेंट की प्रक्रिया हमारे थ्रू आउट द लाइफ 8 स्टेजेस से होकर गुजरती है। जो शुरू के प्रारंभ के 4 स्टेजेस होती हैं, बर्थ से लेके 12 साल तक, इसमें व्यक्ति जो है या बच्चा लर्न करता है जो है ट्रस्ट करना, सेल्फ कंट्रोल करना, इंडिपेंडेंस, एंड लर्न हाउ टू डू टास्क हुज कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज विद देयर एज। ठीक है, जो उम्र के साथ जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है उन सब कार्यों को करना। ठीक है, तो ये खास तौर से पॉजिटिव आइडेंटिटी और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये शुरू के 12 साल बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा एरिक्सन मानते हैं। फिफ्थ जो स्टेज होती है वो एडोलसेंट में प्रारंभ होती है और बहुत ही क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है। ठीक है, इसी को आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। होता है क्या है इसमें कि जब टीनेजर्स में आप टीनेजर पहुंचते तो आप बच्चे रह नहीं गए होते हैं, बड़े हुए नहीं होते हैं, तो इसीलिए इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। जैसे आप कोई गलत काम करते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि जो है अभी बच्चे नहीं रह गए हो, और अगर आप कोई जिम्मेदारी वाला काम शुरू करते हैं तो कहते हैं आप इतने भी बड़े नहीं हो गए हो। तो ये जो है एक आइडेंटिटी ट्रांजिशन की फेज होती है, जिसमें चाइल्डहुड और एडोलसेंट के बीच की अवस्था होती है, और आप चाइल्डहुड में है नहीं और एडोलसेंट आपने प्राप्त नहीं किया होता है, इसलिए यहाँ पर इसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, और जो है ये कॉम्प्लेक्सिटी आप जो एडोलसेंट की है वो बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से और भी बढ़ जाती है। ठीक है, हार्मोनल जो चेंजेस बॉडी में होते हैं उसकी वजह से व्यक्ति में रेबेलियननेस हो जाती है। इस अवस्था में ज्यादातर जो है विद्रोही प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो क्रांतिकारी विचार आते हैं ज्यादातर चाइल्डहुड में ही, सॉरी एडोलसेंट में ही आते हैं, और फिर धीरे धीरे वो जब एडल्टहुड में जाते हैं तो वो सारी उसकी चीजें सेटल हो जाती हैं, स्टैब्लिश हो जाती हैं। जो छठी, सातवीं और 8वीं अवस्था है वो क्रमशः एडल्टहुड, यंग एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड और लेट एडल्टहुड के लिए मानी जाती है। ठीक है, और सब में अपने जो है आइडेंटिटी डेवलपमेंट है, जो कि आपके कार्य और फैमिली में जो रोल है उसके अनुसार जो है निर्धारित होती है। लेट एडल्टहुड में ज्यादातर देखा जाता है कि जो व्यक्ति का ये जो कह सकते हैं कि आइडेंटिटी है वो थोड़ी सी वीक होने लगती है। कारण ये है कि इस अवस्था में लगने लगता है कि उसको उसका जीवन जो है धीरे धीरे उसकी लाइफ ओवर हो रही है, उस चीजें जो करना था वो कर चुका है, तो वहां पर फिर से आइडेंटिटी की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जैसे कोई व्यक्ति कार्य से रिटायर हो गया तो उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, या घर परिवार में कोई बिजनेस करता है अगर उससे हट गया है तो वो चीजें जो है वो फिर से प्रॉब्लमेटिक होती है। ठीक है, तो जो एरिक्सन के रिसर्च है वो बताती है कि जो सोशलाइजेशन है एडोलसेंट का, उसका पास्ट और जो उसका जो फ्यूचर है वो दोनों ही जो है महत्वपूर्ण होता है। जैसे जिस जो उसका अर्लियर एक्सपीरियंस है उसको एडोलसेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, और फिर ये जो एडोलसेंट के एक्सपीरियंस है उसी के आधार पर उसका एडल्टहुड का सोशलाइजेशन होता है। ये सब तो सिद्धांत थे मनोवैज्ञानिक जो कि हम साइकोलॉजी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में या अप्लाइड साइकोलॉजी में इस सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए डेवलप किए गए। अगर हम एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन की बात करें तो खास तौर से जो है जो एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है इसमें फैमिली और स्कूल ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इसके अलावा मीडिया है, पीयर ग्रुप है, और अदर जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे रिलीजन है, लीगल सिस्टम है, ये भी आपको सामाजिकरण के एजेंट माने जाते हैं। ठीक है, हम अगर टाइप ऑफ सोशलाइजेशन देखें तो 2 प्रकार से टाइप ऑफ सोशलाइजेशन है। मैं जो बात कर रहा हूँ साइकोलॉजी के टर्म में कर रहा हूँ, हो सकता है कि सोशियोलॉजी में आपको कुछ और पढ़ाया गया हो तो उसको आप यहाँ पर मिक्सअप नहीं करेंगे। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, नॉट इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी, या फिर एंथ्रोपोलॉजी में भी इस तरह की चीजें होती है तो मैं उस टर्म में बात नहीं कर रहा हूँ। तो दो तरह के सोशलाइजेशन है, प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन ज्यादातर परिवार में होते हैं, जिसमें बच्चे पहली बार जो है बोलना सीखते हैं, वो अपने आइडेंटिटी डेवलपमेंट, लैंग्वेज एक्वायर करना, कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट, ये सब सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो फैमिली इज द प्राइमरी सोशलाइजेशन यूनिट, ठीक है, कह सकते हैं। इसमें वो तमाम तरह के
मोरल, कल्चरल और सोशल रोल्स को सीखते हैं। ठीक है, और ऑफ कोर्स जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन के ऊपर सोशल क्लास का, एथनिसिटी का, रिलीजन का, धर्म का जिसको कहते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड का, या परिवार का जो इन्वायरमेंट है, एटीट्यूड है, उन सबका प्रभाव आपके प्राइमरी सोशलाइजेशन पर पड़ता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन खासतौर से वो सोशल लर्निंग की प्रक्रिया है जब बच्चा किसी सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल में दाखिल होता है, तो वहां पर जो उसका समाजीकरण होता है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्कूल, उसके टीचर्स, उसके जो पीयर ग्रुप्स हैं, ये सब सारी चीजें, जो स्कूल के जो सेटिंग्स हैं, वो बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक है, फैमिली अभी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, क्योंकि फैमिली से बच्चा अलग नहीं हुआ होता है, लेकिन फिर भी जो स्कूल है या जो इस तरह के सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बच्चे के तमाम तरह के सोशल स्किल के लर्निंग और सोशल इंटरेक्शन पर जो है सिग्निफिकेंट प्रभाव डाल रहे होते हैं। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट डायमेंशंस ऑफ सोशलाइजेशन, ब्रिंट ने जो है 3 मेजर डायमेंशन सोशलाइजेशन के आइडेंटिफाई किए हैं, खासतौर से स्कूल के टर्म। और all 3 dimensions refer to the type of conformity that identify ideal that students are expected to emulate। तो ये जो डायमेंशंस है एक प्रकार की कंफर्मिटी है, तमाम जो तरह के, जैसे बिहेवियरल कंफर्मिटी है, कल्चरल कंफर्मिटी है, इस तरह की जो चीजें हैं इसमें देखने को आपको मिलेंगी। ये है डायमेंशन ऑफ सोशलाइजेशन। पहला बिहेवियरल कंफर्मिटी, दूसरा मोरल कंफर्मिटी, तीसरा कल्चरल कंफर्मिटी। ये 3 तरह की कंफर्मिटी ही है। मतलब एक तरह से व्यक्ति इसमें स्कूल में ज्यादातर यही कंफर्मिंग बिहेवियर सीखता है। जो है, जो पहला डायमेंशन है वो क्या है? बिहेवियरल कंफर्मिटी। बिहेवियरल कंफर्मिटी में स्कूल के इन्वायरमेंट के अनुसार वो व्यवहार करना सीखता है। जैसे आपको प्रश्न पूछना है तो आप हाथ उठाते हैं। ठीक है, जैसे आपको सेशन के दौरान साइलेंट रहना है, अच्छे से बैठना है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, ये सब बिहेवियरल कंफर्मिटी है जो स्कूल के इन्वायरमेंट या सेटिंग के अनुसार होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो हम लोग बात कर रहे हैं वो घर के वातावरण से थोड़ा भिन्न होता है, फैमिली सेटिंग से थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर बच्चे को खुद अपने बॉडी फिजिकल एक्शंस को कंट्रोल करना, सेल्फ रेगुलेट करना सीखना होता है। ठीक है, जो सेकंड डायमेंशन है वो है मोरल कंफर्मिटी। ठीक है, और ये क्या है? मोरल कंफर्मिटी रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट इंटरनलाइजिंग द प्रेफर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, तो व्यक्ति, जो बच्चा है वहां पर स्कूल में जो है क्या सही और क्या गलत है उसके बारे में सीखता है, तय करता है। और इस प्रकार की जो सोशलाइजेशन है वो खासतौर से जो टीचर्स की जो इम्फेसिस होती है किसी भी जो है जो डिजायरेबल वैल्यूज को सिखाने की, उसके अनुसार वो सारी चीजें सीखता है। जैसे हार्ड वर्क करना, तो हार्ड वर्क क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हार्ड वर्क से आपको सक्सेस मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है, तो आप उसको सीखते हैं कि हार्ड वर्क क्यों सही है। ठीक है, अब आप उसका दूसरा भी सीख सकते हैं कि जो है मेहुल चौकसी जैसे लोग भी हैं जो कि बिना हार्डवर्क के ही देश का, समाज का पैसा लेके गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो इक्विटी, बीइंग नाइस, ये सब जो वर्चूज हैं उसको मोरल कंफर्मिटी में देखा जाता है। ठीक है, और जो प्रिंट का जो मानना है कि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको इस तरह के रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करके भी आप मोरल कंफर्मिटी डेवलप कर सकते हैं। जैसे कहानियों के माध्यम से, कि इस पर्टिकुलर कहानी में जैसे आप देखते हैं कि थर्स्टी क्रो की है, फॉक्स की है, ये सब कहानियां बच्चों को पढ़ाई जाती हैं और फिर बाद में बताया जाता है कि व्हाट इज द मोरल ऑफ स्टोरी। ठीक है, अगर कौवा ने मेहनत किया तो पानी घड़े के ऊपर आ गया और वो का पानी पी के प्यास बुझाता है। ठीक है, और लोमड़ी ने चालाकी की तो उसको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसी तरह से जो है तीसरा डायमेंशन है वो कल्चरल कंफर्मिटी का है। ठीक है, कल्चरल कंफर्मिटी क्या है? कि जो है एक तरह से बच्चा एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन या पर्सपेक्टिव के बारे में सीखता है, और जिस तरह का कल्चरल एनवायरनमेंट स्कूल का होता है, ठीक है, उसी तरह का
जैसे अलग अलग स्कूलों के अलग अलग, जैसे मॉन्टेसरी स्कूलिंग होती है उसकी अलग सिस्टम है, जो मिशनरीज स्कूल है उनके अलग हैं, ठीक है। और जिस उसी तरह से जो और भी जो संस्कृत के जो स्कूल हैं उनका अलग सिस्टम है। तमाम तरह के जो स्कूल्स हैं उनके अलग अलग कल्चरल वैल्यूज हैं, उसी के अनुसार जो है बच्चों को कल्चरल कन्फर्मिटी सिखाई जाती है, ठीक है। हम अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सोशलाइजेशन। तो मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलाइजेशन इन स्कूल सेटिंग इज टू मेक अ चाइल्ड सोशली कॉम्पिटेंट। दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव, मेक चाइल्ड सोशली कॉम्पिटेंट, मतलब समाज के अनुसार जो है बच्चे को डेवलप करना, सामाजिक रूप से उसको सक्षम बनाना, ठीक है। तो उसके लिए सोशली कॉम्पिटेंट होने के लिए उसके अंदर जो है सोशियबिलिटी, इमोशनलिटी, इंटेलेक्चुअल, ये सब सारे जो है डेवलपमेंट होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो समाज के मानक के अनुरूप व्यवहार करे, जो है इमोशनली स्ट्रांग हो, इंटेलेक्चुअली रिच हो, तब वो सोशली कॉम्पिटेंट हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए जो स्कूल की जो सेटिंग होती है, जो गोल होता है, वो उसके अनुसार जो है बच्चा जो है ये सोशल कॉम्पिटेंसी सीखता है, ठीक है। नाउ कम टू द प्रोसेस बाय विच सोशलाइजेशन अकर्स। तो इसमें देखा गया है कि 3 मेजर जोन होते हैं सोशलाइजेशन। अगर क्लासरूम के सोशलाइजेशन की बात करें तो पहला जोन है जिसको हम लोग कहते हैं कोर, ठीक है। इसके अंतर्गत स्कूल रूल्स आते हैं, ठीक है, और जिसके अनुसार बच्चा व्यवहार करना सीखता है। स्कूल रूल एंड स्कूल कोड ऑफ कंडक्ट, ये जो है किसी भी बच्चे के स्कूल के व्यवहार को फ्रेम करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, जिसके अनुसार वो अथॉरिटी को ओबे करना और जो है मैनर में व्यवहार करना, ये सब सारी चीजें सीखता है, ठीक है। कोर जो है, जो कोर है, उसके अलावा इम्बेडेड प्रैक्टिसेस भी होती है। इम्बेडेड मतलब जो एक्सप्लिसिट रूल नहीं होते हैं, मतलब ये नहीं है कि आपको ये करना है, लेकिन आपके जो है कहते हैं कि आपसे ये उम्मीद की जाती है कि उस तरह के सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन आप मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे, वो भी करेंगे, ठीक है। जैसे इम्बेडेड में क्या है कि अगर आप कोई प्रैक्टिस है, कोई काम कर रहे हैं तो लाइन अप होकर होमवर्क करना, ठीक है, टास्क टेस्ट देना, ठीक है, और अगर कोई इवेल्युएशन की प्रक्रिया है तो उसमें शामिल होना, ठीक? ये सब सारी चीजें इम्बेडेड प्रैक्टिसेस में आती है, क्योंकि कोर का एक पार्ट है, ठीक है। ये है जो इन्होंने जो बताया था कि सोशलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे 3 स्टेजेस में होती है, ये कोर है। इसमें स्कूल कोड ऑफ कंडक्ट, इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस जैसे एग्जाम, होमवर्क। इनर रिंग है जिसमें डायरेक्ट मोरल गाइडेंस और टीचिंग होती है, और आउटर रिंग है उसमें क्लासिक मोरल एजुकेशन है, जिसमें हिस्टोरिकल एंड लिटरेचर एग्जाम्पल एग्जिबिटिंग डिजायर मोरल कोड, टीचर्स बिहेविंग एज अ मोरल मॉडल्स। तो ये चीजें आप उसमें देखते हैं। तो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में जो मैंने भी दिखाया जो था कि इस कोर वैल्यू के अलावा जो है 2 और रिंग है, तो इनर रिंग है और आउटर रिंग। और इनर रिंग में खास तौर से जो है इस बात पर फोकस किया जाता है कि ये मोरल जो टीचिंग है वो डायरेक्ट होती है, ठीक है। और आउटर रिंग में डायरेक्ट नहीं होती है, बल्कि कहानियों के माध्यम से आपको सिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एकदम छोटे बच्चे होते हैं, उनको ये सब सारी चीजें इनर रिंग में डायरेक्टली सिखाया जाता है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, एंड व्हाई इट इज राइट एंड व्हाई इट इज रॉन्ग, ठीक है। तो इसमें बच्चों को जैसे काइंडनेस, ग्रेगरीनेस, करेज, हार्ड वर्क, ये सब जो वर्च्यूज है वो सिखाए जाते हैं। लेकिन आउटर रिंग में जब बच्चे और बड़े हो जाते हैं तो उनके जो कुरिकुलम है उसमें ऐसे चीजों का प्रावधान होता है जिससे वो उन चीजों को लर्न करते हैं। वो टीचर्स के व्यवहार को देखकर बाकी जो उसके मोरल एग्जाम्पल्स के रूप में उसको चेक देखते हैं और उसके अनुसार मोरल लर्निंग और रीजनिंग करते हैं। नाउ कम टू द रोल ऑफ स्कूल एज ए सोशलाइजिंग एजेंट। तो काफी कुछ इसमें हम लोग बात कर चुके हैं
कि स्कूल क्या है और कैसे सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में जो है बच्चों को सोशलाइज करने के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि स्कूल ही व्यक्ति को या बच्चे को जो है सोशली कॉम्पिटेंट बनाता है। स्कूल वो जगह है जहाँ पर बहुत सी चीज़ों को, बहुत से सोशली कॉम्पिटेंट बिहेवियर को वो बच्चा सीखता है। उसके साथ साथ वो उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब सारी चीज़ें होती है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो रिसेंट ईयर्स में है इसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गया है, क्योंकि फैमिली और कम्युनिटीज के जो रोल हैं उसमें थोड़े चेंज हो जाते हैं। बहुत छोटे बच्चे भी अब स्कूल में जाने लगते हैं। ठीक है। तो बहुत देखेंगे तो आजकल क्रंच करके एक जो है होता है, क्रच, जिसमें बहुत प्री कह सकते हैं 2 साल 3 साल के बच्चे जाते हैं। फिर प्ले स्कूल है, तो मतलब क्लास 1 से जाने से पहले 3-4 साल बच्चों को प्री स्कूलिंग के अनुभव हो जाते हैं। इसलिए अब स्कूल का जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है, और वो एक जो है मोस्ट पोटेंशियल फॉर द सोशलाइजेशन के रूप में जो है माना जा रहा है। ठीक है। क्योंकि जो यंगस्टर्स होते हैं अपने जीवन के बहुत लंबे समय स्कूल में व्यतीत करते हैं। आप प्रतिदिन अगर नॉर्मल स्कूलिंग में देखें तो 6 से 8 घंटे स्कूल में जो है बच्चे व्यतीत करते हैं। इसलिए जो स्कूल को सोशलाइजेशन के पॉइंट ऑफ से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो स्कूल होते हैं वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों अप्रोच से सोशलाइजेशन की प्रक्रिया को जो है संपादित करते हैं। फॉर्मल जो अप्रोच है उसमें क्लासरूम टीचिंग है। ठीक है। जो है सस्पेंशन, एक्सक्लूजन, ऑफिस मेंशन, क्राइसिस और तमाम चीजें आती हैं। ठीक है। इनफॉर्मल है जिसमें पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस है, प्रेशर है। बच्चे स्कूल में जो उनका पीयर ग्रुप होता है उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है। तो अगर फ्रेंड का सिलेक्शन गलत हुआ है तो सोशलाइजेशन भी गलत हो जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं हाउ द स्कूल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सोशलाइजेशन। कैसे स्कूल जो है ये सामाजिकरण की प्रक्रिया को परफॉर्म करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज है, थ्रू द कुरिकुलम द स्कूल इन फॉर्मल वे प्रोवाइड द चाइल्ड। क्या क्या कुरिकुलम के माध्यम से फॉर्मल वे स्कूल क्या करता है, तो आपको जो है बेसिक जो इंटेलेक्चुअल स्किल और नॉलेज है, रीडिंग, राइटिंग, वर्बल एक्सप्रेशन, क्वांटिटेटिव और दूसरी तरह की कॉग्निटिव एबिलिटीज के बारे में बताता है। ठीक है। एजुकेशन हमें लैंग्वेज के बारे में सिखाता है, कैसे दूसरों से कम्युनिकेट करें उसके बारे में सिखाता है। एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सोसाइटी, उस व्यक्ति की क्या समाज में स्थिति है, उसके अनुसार उसके साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाए, ये महत्वपूर्ण। कल्चरल अचीवमेंट टू वन सोसाइटी, आपका जो है समाज में कल्चरल एस्पेक्ट क्या है उसके बारे में। अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर सोशल एंड वोकेशनल एबिलिटी। ठीक है। आप सामाजिक और जो है वोकेशनल एबिलिटी भी स्कूल के माध्यम से, फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है। समाज में कैसे व्यवहार करना है और किस प्रकार से किसी पर्टिकुलर पेशे का चयन करना है, उसको प्राप्त करना है। अलग अलग तरह के स्कूलिंग आप देखते हैं। ठीक है। तो आप अगर मेडिकल का छात्र है तो वो उस लाइन में जाएगा, उस पेशे का चयन करेगा। इंजीनियरिंग का छात्र है तो उसका करेगा। इंजीनियरिंग ह्यूमैनिटीज का है तो उसके अनुसार अपने पेशे का चयन करेगा। ठीक। तो ये सब सारी जो चीजें हैं वो एक तरह से स्कूल में ही व्यक्ति को वोकेशनल और सोशल एबिलिटी सिखाई जाती हैं, जो कि व्यक्ति के लिए सामाजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है, ताकि वो समाज में एक जो है अर्निंग पर्सन के रूप में, एक प्रोडक्टिव मेंबर के रूप में, समाज के प्रोडक्टिव मेंबर के रूप में वो हो सके। चौथी महत्वपूर्ण चीज जो है थ्रू द करिकुलम जो सिखाई जाती है, जेंडर रोल। ठीक है। आपको अपने रोल के अनुसार समाज में कैसे व्यवहार करना है। ठीक है। जिस पर्टिकुलर जेंडर का जो डिफाइंड रोल है उसके अनुसार। एजुकेशन सिस्टम सोशलाइज स्टूडेंट टू बिकम मेंबर ऑफ सोसाइटी टू प्ले मीनिंगफुल रोल इन द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट पोजीशन। जब आप स्वतंत्र होते हैं, जब आप निर्णय लेने की कंडीशन में होते हैं, जब आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है,
तब उस कंडीशन में आप कैसे एक समाज के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, मीनिंगफुल हो सकते हैं, वो आपके लिए एजुकेशन सिस्टम सिखाता है। एजुकेशन हेल्प इन शेपिंग वैल्यू एंड एटीट्यूड टू द नीड ऑफ कंटेम्पररी सोसाइटी। तो जो मूल्य और जो अभिवृत्तियां हैं उनको भी सीखने में आपका एजुकेशन सिस्टम हेल्प करता है। ठीक है, हालांकि मूल्यों में जो ह्रास है, प्रक्रिया जारी है। अब आप पढ़ने लिखने जानने के बाद भी अगर उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटी आउटकम बेस्ड होती है, तो इसलिए आप जो है ज्यादातर देखते हैं कि अगर गलत तरीके से भी पैसे कमाकर लोग सुखी संपन्न हो सकते हैं, तो आप भी वही कोशिश करते हैं। एजुकेशन वाइडन द मेंटल हॉरिजन ऑफ पीपल एंड टीचर्स न्यू वे टू लुकिंग देमसेल्फ एंड देयर सोसाइटी। तो अब आपका जो मेंटल हॉरिजन है, आपके सोचने समझने की जो क्षमता है, उसको विस्तृत करता है। ठीक है, आपको अलग दृष्टिकोण देता है, अलग पर्सपेक्टिव देता है ताकि आप खुद को, समाज को जो है अलग एक जो है ऊंचाई पर ले जाएं, एक अलग तरह से जो है उसको डेवलप करें। एजुकेशन ऑफर्स यंग पीपुल अपॉर्चुनिटी फॉर इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ। Thus, education can be influential in promoting new value and stimulating adaptation of changing condition. तो एक तरह से इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सोशल ग्रोथ की भी अपॉर्चुनिटी देता है आपका एजुकेशन या स्कूल सिस्टम, और एक प्रकार से जो है नए मूल्य आप उसमें सीख सकते हैं ताकि कैसे आप चेंजिंग कंडीशन में, चेंजिंग इन्वायरमेंट में खुद को ढाल सकें, खुद को अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो इनफॉर्मली एंड स्पेशली थ्रू सोशल क्लब। अभी तक हम लोग ज्यादातर फॉर्मल की बात कर रहे थे, अब इनफॉर्मल, पहला एकदम फॉर्मल था, लास्ट वाला एकदम इनफॉर्मल है। खासतौर से सोशल क्लब के माध्यम से स्कूल आप बच्चों को तमाम तरह के जो सोशल रोल, स्किल और ये सब सारी चीजें जो है सिखाता है। जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ भी जो है तमाम तरह के सोशल क्लब है। अभी जो है उड़ान करके आपका कल्चरल फेस्ट हुआ था, उसी तरह से स्पोर्ट्स का होता है, इसी तरह एनसीसी है, एनएसएस है। इन सब चीजों के माध्यम से बहुत कुछ आपको सिखाया जाता है। तो अगर आप इनफॉर्मल में एजुकेशन के रोल को देखें तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एजुकेशन टीच द लॉ, ट्रेडिशन एंड नॉर्म ऑफ कम्युनिटी, द राइट द इंडिविजुअल्स विल एंजॉय एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे विल अंडरटेक। तो आपको समाज के नियम के बारे में भी बताता है, ट्रेडिशंस के बारे में भी बताता है, आपको आपके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में भी बताता है। वो अलग चीज है कि आप अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा जागरूक रहते हैं, अपने कर्तव्यों को लेकर कभी जागरूक नहीं होते। आप रात को सोने से पहले एक बार अगर मंथन करें कि दिन भर में आपने ऐसा कौन सा काम किया है कि आपको सोने, खाने और समाज में जीने का अधिकार मिल गया है, तो आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। आप हमेशा समाज के लिए प्रोडक्टिव रहेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप अगर एनालाइज करें दिन भर में आपके कौन से जो है कंट्रीब्यूशन रहे हैं जो परिवार और समाज के लिए या खुद के लिए इम्पोर्टेंट रहे। ठीक है, आपने ऐसा क्या किया है कि आप आज आपको खाने और सोने का अधिकार मिला है। ठीक है, तो अगर अधिकारों को आप इस तरह से देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको लगता है कि आप पैदा हो गए हैं तो माँ बाप की जिम्मेदारी आपको खिलाना, पढ़ाना और जीवन भर जब तक जो है आप कुछ कर न ले तब तक आपको ढोते रहना है। ठीक है, वो आपको इस तरह से लगता है। आपको लिखने पढ़ने आ गया है तो आप कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं, खासतौर से जो आप सोशल मीडिया अकाउंट पर जो अनाप शनाप लिखते हैं। तो जो इन्फ्लुएंस होते हैं नेगेटिव चीजों का, वो आपके माइंड सेट को डिस्टर्ब कर देता है। ऑन एवरेज आपका जो सोशल मीडिया पर जो स्पेंडिंग आवर है वो 2 से 3 घंटे है एवरेज, जबकि वो होना चाहिए 20-25 मिनट, क्योंकि आपकी ग्रोइंग एज है, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। अब आप कहेंगे कि आपको सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वहां पर ज्यादातर फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक ही चीज को तोड़ ममोड़ के, सेंसेशनल बना के, इधर का उधर करके, ट्रैपिंग करके, वो सब सारी चीजें आपको दी जाती है। ठीक है, तो रोल सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जमाने में जो सोशलाइजेशन हो रहा है उसमें सोशल मीडिया का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाउ टू यूज सोशल मीडिया, दैट इज द मेन थिंग। आप 4 घंटे फेसबुक पर बिना मतलब के आप खाली सर्च कर रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उनके फोटो लाइक कर रहे हैं, उनको कमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इससे अच्छा आप कोई टेक्स्ट पढ़ लीजिए,
कोई फोटो आपने शेयर की, आपका कोई लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो आपको शाम को डिप्रेशन होने लगता है। आपका डेटा 2 GB नहीं खत्म होता है तो बच्चे बताते हैं कि उनको शुरू में डिप्रेशन होने लगता है कि अब करेंगे क्या। ये सब चीजें आपके लिए नहीं है। आपको अपने जो रोल है उनके अनुसार, जो आपके जीवन के गोल है उनके अनुसार आपको काम करना है। तो एजुकेशन टीच हाउ वन इज बिहेव टूवर्ड इज अ प्लेमेट एंड एडल्ट्स। किस तरह से आप अपने जिनके साथ काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें। एजुकेशन टीचेज है टू शेयर थिंग्स एंड आइडिया। और शेयर थिंग्स और आइडिया का क्या मतलब है कि जो भी अनाप शनाप एब्सर्ड आइडिया आ रहा है उसको आप फेसबुक पर पोस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग गाली भी बक देते हैं। ठीक है, उससे दूसरे का क्या होगा, खुद की पर्सनालिटी निखर रही है ना आपकी, आपके बारे में लोग जान रहे हैं कि आप किस प्रकार के। एजुकेशन टीचर हाउ टू कम्पीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी काम को कैसे जिम्मेदारी से निभाएं। स्कूलिंग टीचर हाउ टू कोऑपरेट। ठीक है, थ्री टू डी, अगर आपको डोमिनेंट होना है तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। स्कूलिंग इंस्टेंस द कम्युनिटी पैटर्न ऑफ रिस्पेक्ट, दस हाउ टू रिलेट टू अदर्स वेल एंड ओबे द रूल। ठीक है, कम्युनिटी में किस प्रकार से आप रहे, कैसे लोगों के रिस्पेक्ट करें। स्कूलिंग एनेबल वन टू इंटरनलाइज द कल्चर्स ऑफ वन सोसाइटी। कैसे अपने समाज के जो मूल्य हैं, जो मानक हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेस्ट को अडॉप्ट करते हैं। मानसिक रूप से तो 13वीं सदी में जीते हैं और शारीरिक रूप से जो है हम 23वीं सदी में जीते हैं। ये हमारा डिसबैलेंस का मेन कारण है। ठीक है, तो एजुकेशन लीड्स टुवर्ड टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड। कैसे टॉलरेंस सीखें। ठीक है, वो टॉलरेंस नहीं जो राहुल गांधी चिल्लाते हैं, वो टॉलरेंस नहीं। टॉलरेंस आपके अंदर है, होना चाहिए। अभी आप कोई काम कर रहे हैं, फेलियर हो रहे हैं, फेलियर टॉलरेंस होना चाहिए। कहीं आप किसी का वेट कर रहे हैं तो उतना टॉलरेंस होना चाहिए कि अगर वो किसी वजह से लेट हो गया, चाहे कुछ हुआ, तो आप उसको बिना मतलब हार्म किए उस काम को कर सकें। ठीक है, ये टॉलरेंस होना चाहिए। ठीक है, किसी चीज की प्रक्रिया में अगर डिले हो रहा है, कॉजल डिले है, तो उसको टॉलरेट करने है। जैसे ग्रेजुएट, जो कॉलेज ग्रेजुएट हैं, उनको मूल जो है ज्यादा टॉलरेंट होना चाहिए रादर देन जो छोटे बच्चे होते हैं। ये सब सारी चीजें हैं कि व्हाट इज द सोशलाइजेशन एंड हाउ स्कूल इज प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन द socialization of the children. So this is all about from my side in today's class. Now, if you have any query, you can ask. हेलो सर। सर आवाज आ रही है सर? गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन था सर कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं सर, जो उनका सर मेमोराइजेशन कैपेसिटी से अच्छा होता है सर, वो बहुत सा अपनी चीज़ों को सर लंबे समय तक याद रखते हैं। लेकिन जब एडल्टहुड में हम लोग जाते हैं सर, तो हमारी मेमोराइजेशन पावर कम हो जाती है। ऐसा क्यों सर? नहीं, ये गलत तुम्हारा वो जानकारी है। मेमोराइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। दो चीज होती है, बच्चों में रोट लर्निंग होती है। ठीक है, और बड़े लोगों को उसको अंडरस्टैंड करके सीखते हैं, रोट लर्निंग नहीं होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन कम होती है, इसलिए इंटरफेरेंसेस भी कम होते हैं, बाधाएं भी। मैंने लर्निंग पढ़ाया था ना, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव जो है इंटरफेरेंसेस पढ़ाया था, मेमोरी पढ़ाया था आपको, तो याद होगा। तो Yes, जब sir. सूचना आपके पास कम है तो उस सूचना को डिस्टर्ब करने वाले भी कम है। ठीक है, और जैसे जैसे आपकी सूचनाएं बढ़ती जाती हैं, अब सिमिलरिटी बढ़ती जाती है। जैसे नॉलेज बढ़ेगा, अब आप सोशियोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं। अब मैंने भी सोशलाइजेशन पढ़ाया है, हो सकता है कि सोशियोलॉजी वाले भी पढ़ाते हो, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होगा ना, तो वो चीजें आ जाती हैं। तो जब स्टोरेज बढ़ता है ना, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। तो जब आप चीजों को अंडरस्टैंड करके समझ के अगर उसको करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों का लर्निंग नहीं तेज होती है, मेमोरी तेज नहीं होती है, उनका रोट लर्निंग तेज होती है। वो रट के बिना समझे किसी चीज को लंबे समय तक याद कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो नहीं, क्योंकि रोट लर्निंग एक समय के बाद समाप्त हो जाती है, उसमें डीके हो जाता है। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ कर याद करते हैं तो वो आपके लिए परमानेंट मेमोरी में रहता है, लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके सर।
लेकिन सर आपने भी सर एक बताया सर कि अभी बच्चों में सर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है सर, वो मतलब किसी तुरंत कोई चीज सुनते हैं इधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन अलर्टनेस होती है सर वो तो मतलब यंगस्टर में ज्यादा होती है सर। तो फिर मतलब उन लोग की लर्निंग मतलब उन लोग की कैपेसिटी ऐसे अच्छी कैसे हो जाती है सर बच्चों की? डिस्ट्रैक्शन होता है उसी तरह से उनका अटेंशन भी अच्छा होता है ना। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, पर उनका अटेंशन तगड़ा होता है। ठीक है, आपके दिमाग में तमाम थॉट चलते रहते हैं, कई बार आप घंटों उसमें उलझे रहते हैं, क्लास में बैठे हैं और सोच कुछ और रहे हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन होता है, उनका जो स्पैन ऑफ अटेंशन है शॉर्ट होता है। ठीक है, लेकिन उनकी रोट लर्निंग तगड़ी होती है। वो लर्निंग नहीं है, वो मेमोरी नहीं है, वो रोट लर्निंग है, वो रट कर याद करते हैं। सर सेकंड थिंग था सर कि हम लोग को सर मतलब स्कूल में जब स्कूल टाइम में होता है सर तो हम लोग को सब कुछ अच्छा अच्छा सिखाया था, मोरल वैल्यूज इथिक्स सब सिखाई जाती है सर। लेकिन मतलब समय के संग हमारे इथिक्स और मोरल सब चेंज होने लगते हैं सर। तो सर हम लोग सोशलाइजेशन तो अच्छे तरीके से हो रही है, लेकिन फिर बाद में सर अपना मतलब एक अलग वे में चल जाना सर वो कैसे पॉसिबल हो सकता जो है? पहला वाला था ना कि वो रिवार्ड और पनिशमेंट के आधार पर जो लर्निंग होती है सही गलत की, वही फिर बाद में भी काम आने लगती है। ठीक है, अगर आप समाज के लिए अच्छा कर रहे हो और आपके लिए अगर आज के जमाने में कोई ईमानदार बन के रहना चाहे तो उसको क्या मिलेगा? अगर अधिकारी है तो उसको ट्रांसफर मिलेगा, उसको पता चला किसी गलत केस में फंसा के उसको जो है सस्पेंशन हो जाएगा, या तो हो सकता है कि उसके ऊपर जानबूझकर कोई एंटी करप्शन ब्यूरो बैठ जाए। ठीक है, तो ईमानदार आदमी भाई, पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है, तो एक ईमानदार आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है उसमें जीना, काम करना। तो वो उसको लगता है कि जो गलत है वही सही है। ठीक है, जब समाज में बड़े पैमाने पर कोई काम होने लगता है ना, तो वो भले एक पूरा समाज चोर है तो चोरी क्या है, एक कल्चर है, एक वैल्यू बन गई, एक मानक बन गया। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम होती है। सामाजिकरण तो ठीक ही होता सर है। लेकिन सर बच्चों को सर तो शुरू से ही मतलब जो वो भी कोई भी जरा अगर वो पहुंचता है किसी पोस्ट पे सर वो पहले तो बच्चा ही होता है सर। उसका कल्चरेशन तो मोरल वैल्यूज और इथिक्स के साथ ही होती है सर। लेकिन बाद में जाकर सिचुएशन चेंज हो जाती है सर। तो ऐसा नहीं, कैसे पॉसिबल? जब वो किसी पद की प्रक्रिया में होता है ना, तो वो हर जगह जब वो डोनेशन है, घूस है, बिना पैसे के काम नहीं होता है, जब वो देने लगता है ना, तो सारे जो उसके वैल्यूज हैं, जो मानक है, इथिक्स है, वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ठीक है, तो वो फिर थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल होने लगता है। ठीक है, थ्योरी जो उसकी गायब होने लगती है, जो सिखाया जो गया रहता है उसका समाप्त होने लगता है, फिर वो प्रैक्टिकली जो देखता है उसी को सही मानता है। ये आपको किसी के बारे में बताया गया कि फलाने आदमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और आप गए और मिले तो आपका अनुभव अच्छा नहीं होगा, तो आप क्या कहेंगे, अच्छा है कि खराब है? ऑब्वियसली खराब है। उसी तरह से वो सीख के तो जरूर आता है कि सब अच्छा है, सच्चाई से काम होना चाहिए, ईमानदारी से काम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो कुछ होते देखता नहीं है। ठीक है, और फिर जब भी वो कुछ अच्छा करना चाहता है तो इसमें कुछ अड़ंगा आ जाता है। ठीक है, तो फिर उसको वो लगने लगता है कि जो वो वैल्यूज थी वो खाली किताबी ज्ञान है, प्रैक्टिकल वैल्यूज ये। फिर वो उस व्यवहार को सीखता है, क्योंकि सोसाइटी की भाई मानक तय कैसे होते हैं, ज्यादातर जो लोग व्यवहार करते हैं वही मानक है। ठीक है, तो जो न्यू नॉर्मल का आप कहते हो कॉन्सेप्ट ना, तो वही न्यू नॉर्मल है। जो पहले सामान्य हुआ करता था वो असामान्य है। कुछ दिन में ईमानदार आदमी रेयर केस स्पीसीज में आएगा, जू में आपको देखने को मिलेगा। उसके बारे में बताया जाएगा कि इसने कभी चोरी नहीं की, कभी बेईमानी नहीं की, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा। ठीक है, तो फिर लोग उसको देख के हंसेंगे कि अच्छा ऐसे भी आदमी होते हैं क्या समाज में। दिस इज द कंडीशन ऑफ सोसाइटी। अभी तो सामाजिक तंत्र आपका ऐसा है कि बिना पैसे के कहीं कुछ काम नहीं हो सकता है, कोई भी काम नहीं हो सकता। छोटा सा काम आपको कराना हो, खासतौर से अगर सरकारी विभाग में हो, बिना पैसे दिए आपका काम नहीं हो सकता है। आपका एप्लीकेशन गायब हो जाएगा, आपकी फाइल गायब हो जाएगी, फाइल में 4 कमी आ जाएगी। ठीक है, आप दौड़ते रहिए। ठीक है, तो फिर वो न्यू नॉर्मल बन जाता है उस बच्चे के लिए जो सिस्टम में, जब वो सिस्टम में आता है। ठीक है, सर एक पुराना सर पुराने सब्जेक्ट से सर क्वेश्चन सर पुराने टॉपिक से सर पूछ ले कि सर किससे क्वेश्चन है सर अभी? अभी इस क्लास में पुराने टॉपिक से क्वेश्चन का क्या मतलब है?
सर कुछ पढ़ रहे थे सर, तो मतलब उसमें सर आ गया था सर, तो वही डाउट्स हो गया था सर। जय बताओ। सर आपने सर सेंस ऑफ ऑर्गन सर दो सर कितने बताए हैं सर? सेंस ऑफ जो सेंस बताए हैं सर हम लोग कितने होते हैं सर स्टिमुली को सर रिसीव करने के लिए सर? सेंस उतनी ही होती हैं, स्टडी ज्यादातर की नहीं होती हैं। सर लेकिन सर हमें पढ़ थे टेन सेंस के नाम बताए गए थे सर, जिसमें कि सर विजन, ऑडिशन, स्मेल, टेस्ट, टच, वार्मथ, कोल्ड, पेन एंड वेस्टिबुलर एंड काइनेस्थेटिक्स। ऐसा है ना कि वो वही है ना कि फेसबुक वाले और व्हाट्सएप वाले ज्ञान में ही प्रॉब्लम होती है। सेंस ऑर्गन आपके पास ही है, ठीक है। विजन, टच, ठीक है, देखना, भाई तीन तो आपके यही सामने ही है, एक चौथा पीछे और बाकी स्किन है, ठीक है। अब ऑडिटरी सिस्टम के अंतर्गत हियरिंग भी आता है और बैलेंस वेस्टिबुलर भी आता है, ठीक है। जब आगे आओगे तो इसके बारे में तुमको समझ में आएगा। वो क्लासिफिकेशन खाली ऐसे दे दिया है, पर वो है नहीं ऐसा कोई क्लासिफिकेशन, ठीक है। और जब हम इसकी बात करते हैं सोमैटोसेंसरी सिस्टम की, तो उसमें जो टच होता है, ठीक है, तो सोमैटोसेंसरी सिस्टम के अंतर्गत ही टच भी आता है, काइनेस्थेटिक भी आता है, पेन भी आता है, प्रेशर भी आता है, सब आता है। in third, sixth semester, and you study the biophysiological basis of behavior, then each and everything will be clear. है वही चीज जो तुमने नाम बताया ना, तो वेस्टिबुलर सिस्टम दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑडिटरी सिस्टम। ऑडिटरी सिस्टम में दो चीज होती है, हियरिंग और बैलेंस, ठीक है। वेस्टिबुलर देखो है कहाँ, और जो बाकी आप बात कर रहे हो टच, प्रेशर, पेन और काइनेस्टिक, सब वो स्किन के अंतर्गत आता है। तो है उतना ही, तो खाली क्लास उसको सब क्लास कह सकते हो, और क्या। थैंक यू सर। सर हम्म सर जो लोग एंटी सोशल बिहेवियर डेवलप करते हैं सर, क्या उन्हें ही साइकोपैथ और सोशियोपैथ कहा जाता है? नहीं नहीं, उसका क्राइटेरिया होता है। एंटी सोशल व्यवहार तो मानक के खिलाफ आप कुछ भी किए तो हो गया। अगर आप रॉन्ग साइड से ड्राइविंग किए तो भी एंटी सोशल हो गया है। आप जी किसी सर। पार्टी में गए हैं और जो है उस पार्टी का जो मानक उनके अनुरूप नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एंटी सोशल है। लेकिन वो साइकोपैथ में नहीं होता है। साइकोपैथ इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। जब एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ोगे तो ज्यादा आपको क्लियर होगा। साइकोपैथ के लिए व्यवहार ऐसा हो जो समाज के लिए खतरा हो, ठीक है, आपके लिए खतरा हो, लोगों के लिए खतरा हो, परिवार के लिए खतरा हो, और उसका कुछ सर्टेन टाइम फिक्स होता है, ठीक है, कि पर्टिकुलर व्यवहार 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से हो रहा हो, ठीक है। इसको जो है साइकोपैथ इज डिफरेंट थिंग, एंटी सोशल इज डिफरेंट। एंटी सोशल का मतलब जैसे कि अब क्लास में तुम टेबल पर बैठ गए तो ये एंटी सोशल बिहेवियर हो गया, ठीक है, लेकिन उसको साइकोपैथ नहीं कह सकते, ठीक है। साइकोपैथ का अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, अकरेंस और इम्पैक्ट, ठीक है। व्यवहार की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, अकरेंस और इम्पैक्ट, ये पांचों चीजें मिलके आपके एबनॉर्मेलिटीज ऑफ बिहेवियर को निर्धारित करते हैं। वो केवल ऐसे खाली एंटी सोशल होने से साइकोपैथ नहीं हो सकता है, ठीक है। साइकोपैथ एंटी सोशल अगर व्यवहार है तो हो सकता है कि साइकोपैथोलॉजी को लीड करेगा, ठीक है। एंटी सोशल होते होते एक बार आपने कोई गलत काम किया और आपको नहीं रोका गया और धीरे धीरे आप उसमें इन्वॉल्व होते गए, ठीक है। जैसे आपने एक झगड़ा किया, भाई घर परिवार ने वालों ने किया, बड़ा अच्छा काम किया, फिर अगले दिन किसी का सिर फोड़ के आ गए, फिर अगले दिन किसी को चाकू मार के आ गए, फिर गए तो किसी का मर्डर करके आ गए, तब वो साइकोपैथोलॉजी होगी। ऐसे नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आप किसी से झगड़ा करके चले आए तो वो जो है साइकोपैथोलॉजी हो जाएगी, ठीक है। सर हम्म सर यदि किसी बच्चे के स्कूल लाइफ से ही अगर उसमें हॉनेस्टी के क्वालिटी को डेवलप किया जाता है तो फिर अच्छे तरीके से तो क्या वो आगे जाकर चेंज हो सकता है? अभी तो बताया हमने ने, सोशलाइजेशन तो सबका अच्छा ही होता है, ठीक है, लेकिन जब समाज के जब कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसमें सर वो फिट अगर नहीं बैठ। सर सर उस स्टेज पर भी अगर
एवरी पर्सन अगर अपने अंदर ये देखना चाहे कि हम अपने तरीके से ऑनेस्ट रहेंगे तो पूरी सोसाइटी तो चेंज हो सकती है ना। सोसाइटी चेंज होगी कि आप चेंज होगे? सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है? आप समाज को बदलेंगे कि समाज के अनुसार अपने आप को बदलेंगे? सर अगर जैसे हम अपने आप को बदल रहे हैं, यदि प्रत्येक पर्सन यदि अपने आप को वैसे ही बदलने लगा तो सोसाइटी तो चेंज हो ही सकती। तो क्यों बदलेगा कोई? हमको बिना काम किए पैसा मिल जाए, तुम्हें बिना पढ़ाई किए नंबर मिल जाए, तो क्या जरूरत है तुमको पढ़ाई करने की? क्यों बदलना चाहोगे? बताओ। सर उसके लिए जैसे छोटे स्तर पे अगर बच्चे को थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप नॉलेज दिया जाए या थोड़ा हाँ, वो सा। सब होता है, उसका नहीं है, उसकी कमी नहीं होती है। ठीक है, सामाजिकरण सबका अच्छा होता है। एक ही स्कूल से निकलने वाला एक अपराधी भी होता है और दूसरा आईएएस भी बन जाता है, तीसरा गांधीवादी विचारक बन जाता है, चौथा भगत सिंह को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं ना, कि आप कॉन्सिक्वेंसेस के अनुसार किस अनुसार अपने आप को अडाप्ट करते हैं। ठीक है, वो ठीक है, वो होता है जरूर, लेकिन बहुत कम संभावना होती है कि वो चीज, जब आप प्रेशर में आते हैं तो वहां भी तो आपको सामाजिकरण होना है। तो जहाँ समाज में घूसखोरी बेईमानी ही मानक है, तो उस मानक के अनुसार आपको तो अडाप्ट करना ही पड़ेगा। आप भले मत लीजिए, लेकिन आपको आंख तो बंद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, यस सर। नहीं तो पता चला कि आप ऑफिस से चले और घर पहुंच ही नहीं पाएंगे। है, जिसके रोजी रोटी पर आप लात मारेंगे, बिना काम किए जो पैसा कमा रहा है, उसको काम करने के लिए कहेंगे तो उसको अच्छा लगेगा? यस सर, आप सही ठीक कह है, रहे तो हैं। खाली एक फैक्टर नहीं होता है ना, देयर आर सेवरल फैक्टर्स। बहुत कम ऐसे लोग हो पाते हैं जो बच जाते हैं इस, जो है, क्या कहते हैं कि काजल की कोठरी में काला हुए बिना। ठीक है, न्यू नॉर्मल का कॉन्सेप्ट सुना है ना? तो आजकल जो है नेगेटिव वर्च्यूज ही न्यू नॉर्मल है। आजकल सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, हार्डवर्क, ये सब न्यू नॉर्मल नहीं है। न्यू नॉर्मल है चापलूसी करना, बेईमानी करना, तिकड़मबाजी करना। ऐसे ही लोग सफल होते हैं समाज में। ठीक है, अब पता चला कि घर परिवार में आसपास में देखोगे तो एक बड़ा अच्छा ईमानदारी से कमाने आने वाला आदमी है, तो उसका जो है एक तल्ला मकान भी नहीं होगा। और जो इस तरह का कोई जो है कम पैसा कमाने वाला भी पुलिस में, चाहे परिवहन विभाग में, चाहे किसी में हो। अभी तो कल पेपर में देख रहा था, एक परिवहन विभाग का बिहार का कहाँ का था अधिकारी, उसके यहाँ 80 लाख रुपए उसके घर में मिले, बाकी सोना चांदी तो छोड़ दो। अब सोच लो, पता चला कि जो है एक बनारस का भी था इसी तरह का क्लर्क, उसकी सैलरी 40,000 रुपए थी और वो 40 लाख की गाड़ी से चलता था। तो न्यू नॉर्मल ये है ना। अभी यस। आरटीओ में जाओ, फिर पता चलेगा तुमको कैसे सब होता है। ये हमारे यहाँ तो फिक्स सिस्टम वही है। बहुत कम जगह पर ऐसी चीजें बची है। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उनमें से एक है। पूर्वांचल में जाओगे ना तो अपने ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, इसको लेने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जौनपुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, अपने घर से जाओगे, 2 बार बताएगा कि साहब नहीं है आज, एप्लीकेशन नहीं है, तो आज ये बंद है वो बंद है। 3-4 बार दौड़ाएगा तो टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, तुम खुद ही सोचोगे कि इसी को 100-200 दे दें, अपना निकाल के रख देगा। वही होता है। यस सर। ये रियलिटी में बता रहा हूँ। ठीक है, यस सर। दिस इज हकीकत जिसको कहते हैं। जब 3 बार दौड़ाएगा नियम के नाम पर ब्यूरोक्रेसी में, तुमको लगेगा कि यार 3 बार दौड़ने से अच्छा है कि 100-200 जितना है उसी को दे दे। ठीक है, सो ये सब चीजें हैं। धीरे धीरे समाज में अगर बड़े पैमाने पर सारे अच्छे होने लगेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ तो ज्यादातर उल्टा है ना, न्यू नॉर्मल तो यही है ना। इसलिए मैं बात बात कर रहा हूँ, न्यू नॉर्मल क्या है, मतलब जो चीजें पहले नॉर्मल अब नॉर्मल थी, अब नॉर्मल हो गई है। दिस इज द न्यू नॉर्मल। ठीक है, जैसे पहले हम लोग कभी कभी वेबिनार और वेब क्लास लेते थे, अब रोज ले रहे हैं। तो न्यू नॉर्मल क्या है? रोज लेना ना। और 10 साल पहले ये सोचा होगा तुमने कि ये स्थिति होगी कि रोज हमारी पूरी क्लास ऑनलाइन चलेगी? नहीं ना। चलिए ठीक है, सो हमको लग रहा है कि आप सारे प्रश्न हो गए। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, वी विल मीट सून इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।
थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।